कल्पना, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा आराम हो जाता है। सरोज दीदी, कल्पना बहुत ही बढ़िया पराठे बनाती है। कल्पना एक काम कर दे, थोड़े आलू के पराठे और बनाती जा। तेरे मामा जी आएंगे तो मुझे रसोई में जाना नहीं पड़ेगा। जी मामी जी, मैं बना जाऊंगी। मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। अरे कल्पना आलू के पराठे बना रही है, वो खा ले। नहीं मम्मी, कहाँ मेरा टेस्टी सा डबल चीज वाला पिज्जा और कहाँ कल्पना के हाथ की बकवास सी आलू की रोटी। मुझे ना ये सब देसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मत बना मत खा, मैं तुझे कौन सा कहती हूँ कि तू रसोई में काम कर। सरोज दीदी, वो मैं कह रही थी मटर और साग आया हुआ है, तुम मटर छील कर रख दो और साग की सफाई कर देना। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, मैं भी कर देती हूँ। जाते समय निशा के सूट लेती जाना, वो अपने लिए नए कपड़े लाई है। बोल रही थी कि उसके पुराने सूट मैं कल्पना को दे दूं। कहने को पुराने हैं पर एक एक नया सूट है, कहीं से भी फटा नहीं है, नई रंग निकला है। बहुत महंगे सूट खरीदे हुए हैं। अब मैं जानती हूँ कल्पना के पापा का इतना काम तो है नहीं, तो तुम्हें खर्चों में दिक्कत आती होगी। वैसे भी कुछ दिनों में निशा की शादी पक्की हो रही है और फिर कल्पना की भी शादी होगी, तो निशा के कपड़े इसके काम आ जाएंगे। पर एक बात है, कल्पना आकर काम कर जाती है तो बहुत आसानी हो जाती है। हमारी निशा को तो खाना बनाना ही नहीं आता, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी ये लड़की। मम्मी, मैं कोई सरोज बुआ की तरह गरीब नहीं हूँ जो कल्पना के जैसा गरीब ससुराल मिलेगा और शादी के बाद मैं रोटियां बनाती रहूंगी। मेरी शादी अमीर घर में हो रही है जहाँ ढेरों नौकर चाकर होंगे सब काम करने के लिए। मुझे रसोई में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। निशा की बात सुनकर कल्पना और सरोज का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि निशा ने डायरेक्ट अपनी बुआ को गरीब बोल दिया था। बेचारी दोनों चुप रहीं। कुछ दिनों बाद निशा को देखने के लिए लड़के वाले आए। कल्पना की मामी पुष्पा ने हमेशा की तरह सरोज और कल्पना को रसोई में काम करने के लिए बुला लिया। कल्पना अपनी मम्मी सरोज के साथ मिलकर रसोई में सारा खाना बनाती है। कुछ देर बाद निशा तैयार होकर रसोई में आ गई। मम्मी, मुझे क्या क्या लेकर जाना है, जल्दी से दे दो। हाँ, वो चाय की ट्रे तुम ले आओ, आशा नाश्ते की ट्रे तू ले आ। और तू कल्पना, रसोई में ही रहना, ड्राइंग रूम में आने की कोई जरूरत नहीं है। शादी मेरी हो रही है, इसलिए लड़का देखने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तेरा काम बस खाना बनाना था और वो हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि तू बाहर आ जाए और सबको पता चल जाए कि ये खाना मैंने नहीं बनाया, तूने बनाया, तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। आशा, नाश्ता ले आ। आशा कल्पना की मामी के घर काम करती थी। सारा नाश्ता आशा ही बाहर रखाई। कल्पना रसोई से बाहर भी नहीं निकली। कल्पना की मामी ने लड़के वालों से झूठ बोल दिया कि सारा खाना निशा बना रही है। कल्पना दीदी, निशा दीदी तो आपकी बहन है और पुष्पा भाभी भी आपकी मामी है, फिर भी आपके साथ कैसा पराया सा व्यवहार कर रही है। आप सुबह से मेहनत कर रही हो, रसोई में खाना बना रही हो और इन लोगों ने आपको ही बाहर आने के लिए मना कर दिया। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ये सब देखकर। कोई बात नहीं आशा, वैसे भी बाहर जाकर मैं क्या करूंगी, लड़के वाले तो निशा को देखने आए ना। तभी एक लड़का गलती से रसोई में आ जाता है। ओह सॉरी, वो मुझे हैंड वॉश करने थे। वॉशरूम कहाँ है? जी मैं बता देती हूँ, आइए, वो वहाँ सामने। कुछ देर बाद वो लड़का वॉशरूम से लौटता है और फिर रसोई में आ जाता है। थैंक यू। आप कौन है निशा की? जी, निशा मेरे मामा की बेटी है, ये मेरे मामा जी का घर है। मैं रोहित का छोटा भाई हूँ, राहुल। कुछ देर तक राहुल ने कल्पना से बात की और बाहर आ गया। सब लोग निशा से रोहित की शादी की बात पक्की करके चले गए। पर शायद कल्पना की किस्मत और कर्म बहुत अच्छे थे कि निशा के ससुराल वालों ने कल्पना को राहुल के लिए पसंद कर लिया, क्योंकि राहुल को कल्पना बहुत पसंद आई थी। निशा मन ही मन बहुत चिढ़ गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बुआ की बेटी, जो बहुत गरीब है, आज उसकी शादी भी उसी के साथ उसी के ससुराल में हो जाएगी। अब कल्पना और निशा दोनों देवरानी जेठानी बन गई थी। सास शोभा ने दोनों को पहली रसोई के लिए बुलाया। निशा बहू, कल्पना बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। एक काम करो निशा बहू, तुम खीर बना लो और कल्पना बहू तुम सबके लिए हलवा बना लो। दोनों बहुएं एक साथ पहली रसोई में मीठा बनाएंगी। मम्मी, वो निशा भाभी ने उस दिन जो कचौड़ी आलू बनाए थे ना, वो बहुत टेस्टी थे। भाभी प्लीज आज नाश्ते में कचौड़ी आलू बना दो ना। राहुल सही कह रहा है बहू, कचौड़ी आलू और बाकी नाश्ता उस दिन बहुत अच्छा बना था जब हम तुम्हें देखने के लिए आए थे। हाँ निशा बहू खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, पर हमने अभी तक कल्पना बहू के हाथ का कुछ नहीं खाया। कल्पना बहू तुम हलवा बना लो और निशा सबके लिए कचौड़ी आलू और खीर बना लेगी। निशा, मेरे लिए अलग से काजू बादाम खीर में ज्यादा डाल देना, मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद है। सबकी बातें सुनकर निशा थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। अब वो सबसे क्या कहती। निशा ने अपनी मम्मी को फोन मिलाया और सारी बात बताई।
अरे तू घबरा क्यों रही है? कल्पना को बोल दे, वो सारा खाना तैयार कर देगी। बस तू सबसे कह देना कि मैंने बनाया है। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है मम्मी, पर बाद में कैसे करूंगी? अभी तो मैं कल्पना को। तभी कल्पना ने निशा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, निशा टेंशन मत लो, जैसे मैं शादी से पहले मामी जी की मदद करती थी, आज तुम्हारी भी मदद करूंगी। कचौड़ी, आलू और खीर मैं बना दूंगी, तुम सबको खिला देना। निशा की मामी दूसरी तरफ फोन पर सारी बात सुन रही थी। निशा ने फोन रख दिया और कल्पना सारा खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद सारा खाना बनकर तैयार हो गया। निशा कचौड़ी, आलू और खीर लेकर आ गई और कल्पना हलवा लेकर आई। सबने खाने की बहुत तारीफ की, पर निशा सबकी बातें सुनकर हैरान रह गई। कल्पना बहू, कचौड़ी, आलू, खीर, हलवा सब कुछ बहुत अच्छा बना है। सचमुच तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा माता का वास है। तुम खाना बहुत बढ़िया बनाती हो, सब कुछ परफेक्ट स्वाद वाला है। पर कचौड़ी, आलू और खीर तो कल्पना ने बनाया है। हम जानते हैं बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें केवल अपनी प्रशंसा बटोरनी आती है। हमें राहुल ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। राहुल जानता था कि जब हम तुम्हें देखने आए थे तब सारा खाना कल्पना बना रही थी। राहुल ने रसोई में उस दिन तुम्हारी और कल्पना की सारी बातें सुन ली थी। कल्पना ने तुम्हें एक शब्द पलट कर नहीं बोला था। उसकी यही अच्छाई राहुल को पसंद आई और उसने घर आकर हमसे बात की। निशा, अभी भी समय है। कल्पना से प्रेम से रहो। रिश्तों में प्यार होना बहुत जरूरी है। कल्पना देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचती है और तुम हो कि उसकी अच्छाई का फायदा उठाती हो। अब कल से तुम भी खाना बनाना सीखोगी। ये अलग बात है कि हमारे घर में हेल्प करने के लिए बहुत से नौकर चाकर हैं, पर खाना बनाना एक कला है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। मैं उम्मीद रखूंगी कि आज के बाद तुम अपने स्वभाव को बदलोगी। निशा का चेहरा शर्म से झुक गया। कल्पना की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसे सबके सामने वो सम्मान मिला था जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। पायल और अनुष्का दोनों बहनें थीं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पायल जहां सांवले रंग की थी तो वहीं अनुष्का दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोनों बहनें जवान हुईं। अनुष्का तेज तर्रार, मॉडर्न और सुंदर लड़की थी, इसलिए अमीर घर के लड़के ने उसे पसंद कर लिया। तो वहीं पायल की शादी एक गरीब परिवार में हो गई। पायल ढेरों अरमान मन में संजोए अपने ससुराल आई, लेकिन ईंट गारे से बना ढांचा ही अब उसका घर था। ये देख उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इसी को अपनी किस्मत मानकर उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। उधर अनुष्का अपने बड़े अमीर ससुराल में आकर बहुत खुश थी। एक रोज जब पायल बाजार में सब्जी लेने पैदल जा रही थी तो अचानक गाड़ी में जाती हुई उसकी बहन अनुष्का की नजर उस पर गई। वो गाड़ी से उतरकर बोली, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने आई थी अनुष्का। खैर ये बता तू कैसी है और यहाँ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। वो जो राधा कृष्ण मंदिर के सामने वाली कोठी है ना, वो विनय ने खरीद ली है। अब हम यहीं शिफ्ट हो गए और अभी मैं विनय के साथ मूवी जा रही थी तो आप पर नजर गई तो सोचा आपसे मिल लूं। वो क्या है ना, हम अमीर लोगों के पास ये सब सब्जी वब्जी लेने का टाइम ही नहीं होता ना। ये काम तो मेरे घर के नौकर करते हैं। मैं तो बहुत मजे में हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? त्रिलोकपुरी गांव, वहीं बस्ती में मेरा घर है। अच्छा खैर, मैं किसी दिन फुर्सत में आपसे मिलने आऊंगी, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ओके बाय। ये कहकर अनुष्का अपने रास्ते निकल गई। ऐसे ही समय बीत गया। एक रोज पायल अपने पति उमेश से बोली, सुनिए जी, अपने घर में ना प्लस्तर करवा लो, दीवार की दरारों से मच्छर घुस आते हैं। बस कुछ दिन और गुजारा कर लो। अब रिक्शा चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अनुष्का पायल के घर आई। शॉर्ट ड्रेस, आंखों में चश्मा, हाई हील और हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर जब वो अपनी कार से उतरी तो सभी आस पड़ोस के लोग उसे देखते रहे। यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन पायल भी उसे पहचान नहीं पाई। अरे अनुष्का तू? बाप रे, तेरा तो स्टाइल ही बदल गया। अब क्या करे दीदी, अमीरों का तो यही लाइफस्टाइल होता है। अच्छा अब क्या यहाँ दरवाजे पर ही बातें करोगी? चलो अब मुझे अंदर आने दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे महल को। अनुष्का उसके घर के अंदर आती है तो चारों ओर से उसकी ईंट की चार दीवारी को ही देखती रह जाती है। फिर पायल के हाथों में तरह तरह के मिठाइयों के डिब्बे और ढेर सारे गिफ्ट देती है। फिर कुछ देर बाद पायल पानी लेकर आई। उसकी सांस फूली हुई थी। दीदी कहाँ चली गई थी पानी लेने? आपकी सांस फूली हुई है। गली के बाहर जो सरकारी नल है ना, वहीं से लाई हूँ।
सरकारी नल से? ना बाबा ना, मैं नहीं पीऊंगी, कहीं मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा वैसे यहाँ अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? वो मैंने सुबह लिपाई की थी ना, तो थोड़ी गोबर और मिट्टी की महक तो आएगी ही। यू गोबर, छी! मेरे घर में तो ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, वो भी महंगे वाला। अच्छा मैं चलती हूँ। अनुष्का, तू पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई है, चाय तो पी कर जा। चाय? अब इस गोबर वाले घर में कुछ भी पीने की इच्छा नहीं हो रही। नहीं नहीं, रहने दो दीदी, मैंने चाय पीना छोड़ दिया, अब तो मैं सिर्फ केसर पिस्ते वाले दूध ही पीती हूँ। अच्छा मैं आपको ना, मेरे यहाँ संडे पार्टी भी है, उसका इनविटेशन देने आई थी, आपको आना है, ओके? इसी बहाने आप मेरा ससुराल भी देख लोगी। ये कहकर अनुष्का वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पायल वो डब्बे खोलती है तो उसमें बहुत सारा खाने का सामान था। अब वो परेशान थी कि जब वो अनुष्का के घर जाएगी तो क्या लेकर जाएगी। शाम को उमेश घर आया तो वो बोला, पायल, अमीरों और गरीबों के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होता है, और वो अमीर हैं और हम गरीब, उनके जैसी हैसियत नहीं है हमारी। ऐसे ही दिन बीत गए। पायल को चिंता सताने लगी कि वो अनुष्का के यहाँ क्या लेकर जाएगी। फिर उसे ख्याल आया कि अनुष्का को उसके हाथ के आटे के लड्डू बेहद पसंद है। वो जल्दी से आटे के लड्डू बना लेती है और फिर अगले दिन उन्हें लेकर अनुष्का के घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि अनुष्का अपने शीश महल जैसे घर में आराम से बड़े से सोफे पर बैठी है। उसकी ठाट बाट देखकर पायल हैरान रह गई। पायल ने अनुष्का को पुकारा। अनुष्का ने उसकी ओर देखा तो वो गुस्से से भड़क गई। ओफो दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि अमीर लोगों के घर कैसे बनकर जाना चाहिए। अरे कम से कम एक जोड़ी नए कपड़े ही खरीद लेती। तुमसे अच्छी तो हमारी एक काम वाली लग रही है। तभी वहाँ अनुष्का के ससुराल वाले भी आ गए। अनुष्का, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से आटे के लड्डू बनाकर लेकर आई थी। पहले बात अलग थी दीदी, अब मैं अमीर खानदान में आ गई हूँ, जाओ यहाँ से। अब मेरे यहाँ तभी आना जब तुम्हारा ये गरीबी वाला लाइफस्टाइल बदल जाए। बहू, क्या जरूरत थी गरीब लोगों को पार्टी में बुलाने की? अनुष्का, तुम तो इनके यहाँ कितना कुछ लेकर गई थी और ये बेकार से लड्डू लेकर आई हैं। अपनी बेइज्जती देखकर पायल रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों बहनों की डिलीवरी होने वाली थी। पायल को उमेश जल्दी से पास के सरकारी अस्पताल में ले जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का को विनय एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में ले जाने लगता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल थोड़ा दूर होता है और वो वहां तक नहीं जा पाते, इसलिए वो भी अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में ही ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर पायल से कहते हैं, मुबारक हो, आपको 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। ये सुनकर पायल और उमेश बहुत खुश हुए, लेकिन तभी दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। पायल ने पर्दा हटाकर देखा तो सामने बिस्तर पर अनुष्का बेहोश थी और विनय और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब अनुष्का होश में आएगी और अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या कहूंगा कि तुम्हारा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती? नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ तो वो सदमे में भी जा सकती है या हमेशा हमेशा के लिए कहीं कोमा में ना चली जाए। इसीलिए डॉक्टर ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है। नहीं माँ, मैं अनुष्का को नहीं खोना चाहता। उनकी बातें सुनकर पायल और उमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक फैसला लिया। पायल ने अपना एक बेटा गोद में लिया और विनय से जाकर कहने लगी, विनय, मैं भी अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। हमने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। मैंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है, इसलिए मेरा एक बेटा तुम रख लो और अनुष्का को यही कहना कि ये उसी का बेटा है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन दुख तो सबका बराबर ही होता है ना। मेरे बेटे की परवरिश करते समय उसे गरीब और अमीर दोनों के बारे में बताना, ताकि वो गरीबों का दुख भी समझ सके। अनुष्का होश में आ चुकी थी, उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो हाथ जोड़कर पायल के सामने रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। शायद उसी की सजा मुझे मिली है जो भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया, साथ ही हमेशा के लिए मां बनने के सुख से भी वंचित कर दिया। दीदी, आपके बेटे को अपना बेटा समझकर पालूंगी, शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। मेरा नहीं बहन, तेरा बेटा, आज से ही तेरा बेटा है। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग गई। आज माँ की ममता ने अमीरी गरीबी के सारे फासले मिटा दिए।